नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आपकी PTT 2023 की परीक्षा में एकदम रामबाण सिद्ध होने वाली है। जी दोस्तों, हिंदी की इस क्लास में अपन कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके PTT परीक्षा ही नहीं अपितु आगामी आप जितनी भी परीक्षाएं देने जाएंगे जिसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, उसमें ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, जो भी मॉडल पेपर की श्रृंखला में रेगुलर रूप से बने हुए हैं, उन्हें हिंदी में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिला होगा और हिंदी में उनके बहुत ही अच्छी नंबर आने की संभावना भी बनी हुई है। तो दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे जो भी आपका दोस्त भाई तैयारी कर रहा है उसको इस क्लास का मौका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन दोस्तों। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जी दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए, पहला जो वाक्य आपको दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों, इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा। दूसरा है दोस्तों, यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा है, उसकी आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, आप अपने मन में सोचें। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, इस प्रकार, अनेक प्रकार, ये तो दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, वाक्य में एक प्रतिरोध की भावना पैदा कर रहे हैं, तो ये वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है ना। दूसरा वाक्य है, यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, तो देखेंगे यह चीज़ करता हो गया, आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, बिल्कुल सही बन रहा है ये। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, शुद्ध वाक्य नहीं है। ये आपको देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से इनको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सा जो है अशुद्ध है इसमें से। इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। क्या मिस्टेक है इसमें, कुछ मिस्टेक नहीं है। अगला देखिए, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की। क्या इसमें कोई एरर है क्या, कोई इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है क्या। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, बिल्कुल सही है। वह विलाप करके रोने लगा। अब देखिए, विलाप करने का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, रोना ही होता है। और रोने लगा ये भी क्या है दोस्तों, मतलब ये दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो एक ही जैसा निकल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे, उसने अपने पाँव से जूता उतारा, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। आपको शुद्ध वाक्य और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्द जिनको आपको शुद्ध लिख के बताना है। ऐसे आपसे कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। आपका यह मत ग्रह योग्य है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। जी दोस्तों, बताना है कौन सा है जो कि अशुद्ध है या शुद्ध वाक्य नहीं है। बात करें पहले की तो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, देखिए जितने भी पूछे गए ना पुरानी कुछ एग्जामों में, तो अपन ने ये 4-5 टॉपिक को, मतलब 4-5 प्रश्न इसके इंक्लूड कर लिए। आज अपन सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, कोई एक टॉपिक को ही अपन ने उसका वीडियो नहीं बनाया। इस क्लास में आपको सभी टॉपिकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। पहला जो दे रखा है वो है दोस्तों, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई गलती है क्या, नहीं है, मेरे को तो नहीं लगी। तो देखिए यही शुद्ध आंसर हो जाएगा। बाकी आप तीनों ऑप्शन को और पढ़ लीजिए। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, यह असली गाय का घी है। इसमें जो शुद्ध आपका वाक्य बनने वाला है वह क्या बनने वाला है आपका, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। चलिए अगला देखिए, शुद्ध वाक्य आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा रहने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि
इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं। यह संभव है, यह बात वह हृदय से न माने, है ना। संभव है यह बात वह हृदय से न माने। देखिए, वाक्य की शुद्धि के लिए क्या देखना पड़ता है दोस्तों, आपको ये अल्प विराम, कोमा वगैरह इन चीज़ों का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि पहला देखेंगे, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल है। इसमें आपको क्या एरर निकालेंगे, आपको क्या मिस्टेक दिख रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। जबकि दूसरा देखेंगे, संभव है, बीच में क्या दे दिया, कोमा, तो ये जो वाक्य है ये यहीं तक रह गया। और ये आप देखेंगे कि यह बात वह हृदय से ना माने, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला टॉपिक आ चुका है दोस्तों, कारक का प्रश्न है, जल्दी से बताना है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संबंध कारक? तो कारक की टेबल आपको याद होगी, आप सभी जानते हैं, सभी बता सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना। देखिए, एक तो करण के अंदर आता है से और एक आपादान के लिए आता है से, लेकिन जब अलग होने का सेंस आता है तो अपन कौन सा कारक करके आते हैं? आपादान कारक। जहाँ से हिमालय से नदियाँ हैं ना निकल रही है, वहाँ से अलग हो रही है, तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? आपादान से आपादान कारक रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसद या फिर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताना दोस्तों, संप्रदान कारक का कौन सा इसमें उपयोग हुआ है? तो आपको क्या करना है, पहले कारक की टेबल देखनी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपको वाक्य में क्या ढूंढना है? के लिए, है ना। अगर ऐसा आपको कहीं सेंस दिखता है तो वहाँ पर कौन सा होगा? आपके संप्रदान कारक रहने वाला है। जैसे कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। अब सभा किसके लिए होने जा रही है? के लिए, तो कहीं ऐसा कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, इसमें भी देखिए से आ रहा है, लेकिन के लिए ऐसा कुछ आ नहीं रहा। वह अपने घर से बाहर आया, किसके लिए बाहर आया? के लिए, तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा। लेकिन यहाँ देखिए, राम के हित लक्ष्मण वनवास गए, किसके लिए लक्ष्मण वनवास गए? राम के लिए, तो के लिए वाला जो सेंस है वो किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। अब यहाँ कहेंगे कि लिए तो शब्द आ ही नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों वाक्य में आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपको लगेगा राम के लिए, जो राम के हित है ना, इसके लिए आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, राम के लिए लक्ष्मण वन में गए थे, है ना। तो यहाँ पर जो हित है इसको काट के यदि आप लिए लिख दोगे तो भी इसमें सेंस नहीं चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या पता चल रहा है अपन को? के लिए वाला सेंस ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यहाँ पर संप्रदान कारक रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, इसमें आपको बताना है कारक कौन सा है। देखिए, से आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को करण से आता है या फिर के द्वारा आता है, ठीक है। यदि मैं इसको से को हटा के द्वारा लिख दूं तो भी इसका अर्थ चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कोई अलग होने का सेंस थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कारक रहने वाला है? आपके करण कारक रहने वाला है, क्योंकि अब मैं अगर ऐसे बोलूँ मैं कलम के द्वारा पेन लिखता हूँ तो भी सही बनेगा, तो करण कारक इसमें रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में हुआ है। देखिए, 3 प्रश्न आपने कारक के भी देखे, उससे पहले 5 वाक्य शुद्धि के आपने प्रश्न देखे। अब देखिए, पुरुष से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। आप जानते हैं 3 तरीके के पुरुष अपन हिंदी में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं अपन उत्तम पुरुष, दूसरा पढ़ते हैं अपन मध्यम पुरुष और तीसरा अपन पढ़ते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। ये 3 तरीके के अपन पुरुष पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में आपको याद रखना है मैं और हम से संबंधित जो भी आपके शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम और आप, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में बाकी सब आते हैं, जैसे कि यह, वे, हाँ, है ना। ये जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो देखेंगे, पहला जो है मैंने, ये तो किसका उदाहरण है? उत्तम पुरुष का। आपसे, ये किसका उदाहरण है? मध्यम पुरुष का। वे किस में आएंगे? अन्य पुरुष में, ठीक है। अपने अपने, अपना अपना, है ना, आप अपना, है ना। हालांकि देखा जाए तो इसमें पूछा है अपन से मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष का आपका जो उदाहरण रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? आपसे कहा था कि, है ना। ऐसे आप हिंदी में याद रख सकते हो। हिंदी में कहते हैं कि मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, बाकी सब अन्य हैं, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बहुवचन बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपके बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है पानी,
दूसरा है घी, तीसरा है लोभ और चौथा है प्रेम। जी दोस्तों जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए जी दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये जो चारों शब्द है वो कैसे शब्द है, संज्ञा शब्द है। आपको किसी भी शब्द का वचन निर्धारण करना है तो आप किस शब्दों का वचन निर्धारण कर सकते हो, संज्ञा का निर्धारण कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप उन्हीं संज्ञा को वचन में मतलब काउंट कर सकते हो। तो अगर आप किसी चीज़ को गिन सकते हो तभी आप बता सकते हो ना ये एक वचन है या बहुवचन है। जिन चीज़ों को आप गिन ही नहीं सकते तो वो हमेशा किस में रखी जाएगी, वो चीज़ें हमेशा रखी जाएगी एक वचन में। जैसे कि बात करें दोस्तों पानी की, पानी को आप गिन नहीं सकते तो उसको किस में रखेंगे, एक वचन में। घी को भी आप नहीं गिन सकते, घी के डिब्बे को गिन सकते हैं, पानी की बोतल को गिन सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ले एक पानी देना, नहीं एक पानी की बोतल देना। हाँ ये एक वचन है, ये भी एक वचन है। इसी प्रकार से प्रेम जो है इसको भी नहीं गिना जा सकता। ठीक है, ये कैसा है दोस्तों, एक वचन है। तो दोस्तों याद रखना लोग जो है ये आपके बहुवचन रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, संधि का प्रश्न है। आपको बताना है सही संधि विच्छेद नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपको सही संधि विच्छेद देखने को नहीं मिल रहा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मात्रानंद, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। मात्रानंद का संधि विच्छेद आपको लिखना है, याद हो जाएगा। मात्र प्लस आनंद क्या बन जाता है, मात्रानंद बन जाता है। षडानंद ये भी कई बार पूछा जाता है, षट प्लस आनंद मिलके क्या बन जाता है, षडानंद बन जाता है। न्यून ये भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यून का जो आपका सही संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस ऊन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। और इसमें जो सही नहीं है तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों सही है और ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सही संधि विच्छेद नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। सही शब्द बताना है। पिछले में तो आपको गलत शब्द पूछा था, अब आपसे पूछा है सही शब्द कौन सा है। दीप्त प्लस उपल, तो आपको एक ऑप्शन दे रखा है उसका नाम है आपका दीप्तोपल। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको अभि प्लस अंतर, अभ्यांतर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। देखिए दोस्तों बाकी चारों जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना उसमें सिर्फ एक एक मात्रा का आपको जो मिस्टेक है ना वो दी हुई है ना। तो बहुत ही समझ के आपको इनको प्रश्नों को करना है। ये जो चारों ऑप्शन है कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब आपको क्या करना है, कमेंट करके इन तीनों का एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों का आपको शुद्ध रूप इनको आपको लिख के देखना है। ठीक है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इसमें मतलब क्या मिला दिया जाता है तो दोस्तों, जैसे आपका पेपर क्या थोड़ा हार्ड करना रहता है ना, तो संधि के साथ में वो शब्द शुद्धि अशुद्धि वाले टॉपिक को भी इसमें क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, जिससे बच्चे को पता रहे इसमें छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाकी तीनों का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है दोस्तों। व्यंजन संधि किसके अंदर है, पवित्र में, स्वागत में, महर्षि में या फिर जगदीश में। जी दोस्तों जल्दी से बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है। चलिए बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये जो जगदीश शब्द जो है इसमें आपकी कौन सी संधि रहती है, व्यंजन संधि रहती है। जगत प्लस ईश, एक तरफ क्या होता है, व्यंजन होता है, एक तरफ स्वर होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पितृ नुमति का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, जल्दी से बताना है। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितर प्लस अनुमति, पिता प्लस अनुमति। देखिए जितने भी अभी अपन ने मॉडल पेपर किए हैं उन सभी से हटके आपके संधि के प्रश्न लाए गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उन्हीं प्रश्नों को अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, नए नए प्रश्न आपको लाए जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए दोस्तों याद रखना है पितृ प्लस अनुमति, ये इसका एकदम सही जो है रूप बनता है, पितृ प्लस अनुमति। ठीक है, चलिए गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का आपको उदाहरण बताना है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों, महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण या फिर गायन। आपको बताया था गुण संधि में आपको एक मात्रा ऊपर देखने को मिलेगी, है ना, और वर्धी संधि में आपको कितनी मात्रा देखने को मिलेगी, ऊपर 2। यण संधि में आपको एक अक्षर आधा देखने को मिलेगा, उसके पहले या तो यह होगा या फिर वह होगा, और या फिर यह और वह आ रहा है उसके आगे आधा अक्षर नहीं आ रहा है तो वो अयादी संधि होगी।
ठीक है। और बड़ी मात्राएं बड़ी ई, बड़ा आ या फिर बड़ा ऊ देखने को मिल रहा है तो वो दीर्घ संधि होगी। ये पांचों संधि मैंने आपको वापस रिवाइज करा दी है, एक बार इसको वापस सुन लेना, आपका पूरा संधि जो स्वर संधि है वो आपका रिपीट हो जाएगा। गुण संधि ऊपर एक मात्रा, महोत्सव एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। मौजदी ऊपर दो मात्रा है, कौन सी संधि होगी आपके, वृद्धि संधि रहने वाली है। अन्वेषण यह और वह के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि रहने वाली है, ठीक है। गायन में कौन सी संधि रहेगी आपके, अयादी संधि रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है। देखिए कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये एक जो टॉपिक था आपका, तो ये जो टॉपिक दोस्तों अभी अपन ने कवर नहीं किया था, लेकिन इसके भी प्रश्न मैंने इंक्लूड कर दिए गए हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है, श्रीमान, मान्यवर, महोदय या फिर महाशय। आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर श्रीमान लिखते हैं या फिर मान्यवर लिखते हैं या फिर महोदय लिखते हैं या फिर महाशय लिखते हैं। सबसे अच्छा जो है वो कौन सा शब्द रहने वाला है, चलिए याद रखना है दोस्तों, सरकारी पत्रों में जो सबसे आपके संबोधन वाला सबसे अच्छा वाक्य रहता है वो होता है आपके महोदय। कौन सा रहता है, महोदय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्रों में से कौन सा घटक नहीं है। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, सरकारी पत्रों में कौन सा घटक नहीं है, संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम या फिर दिनांक। जी दोस्तों चलिए याद रखना है दोस्तों, सरकारी पत्रों में आप अभिवादन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। संबोधन रहता है, स्थान का नाम रहता है, दिनांक तो रहती है। ये तो आप देखेंगे कि सब में रहता है। अभिवादन जो है वो सरकारी पत्रों में नहीं होता है, जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं उसके अंदर अभिवादन किया जाता है। चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन या फिर अनुस्मारक। देखिए क्या होता है दोस्तों, कभी कभी 1-2 प्रश्न ऐसा आ जाता है तो फिर बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, है ना। तो अपन ने पिछले जो पेपर थे उनका क्या किया है दोस्तों, एनालिसिस किया है, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी बनते हैं, अभी जैसे कि अपन ने कल की क्लास में आपको इंग्लिश जो वर्ड थे उसकी हिंदी पूछी जाती है कई बार, तो उसका भी आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई। अपन ने 50 ऐसे प्रश्न किए जिससे बाहर आपका अगर कोई टॉपिक आता है इंग्लिश से हिंदी का तो वो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यदि आएगा तो इतना ईजी आएगा कि आप उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जो भी अच्छे प्रश्न बनते थे वो आपको करवाए गए। अब जैसे कि ये पत्र लेखन है, इसका भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसी तरीके से पूछा जाता है गजट में क्या प्रकाशित होता है, तो गजट में आपको याद रखना है दोस्तों, अधिसूचना प्रकाशित होती है, ठीक है। गजट का संबंध किससे है, कई बार इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, तो अधिसूचना से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, सामाजिक पत्र, कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र या फिर पारिवारिक पत्र। परिपत्र जो होता है वो किस श्रेणी में आता है दोस्तों, चलिए याद रखना है दोस्तों, परिपत्र जो होता है वो आपके कार्यालय पत्र का एक भाग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2-3 बार आपके पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपसे सबसे पहले आपको पत्र लेखन तो कम से कम आना ही चाहिए। तो ये क्या बेसिक आपके टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना है कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर कार्यालय का स्थान लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तालव्य शब्द कौन सा, तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय पूछा है, तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताना दोस्तों, य, ता, व या फिर लव्य। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक बार जब पूछा गया था तब दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, क्योंकि यहाँ पर अपन को लगता है ताल प्लस व, लेकिन दोस्तों याद रखना है इसके अंदर सिर्फ य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, य प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए हम सकल में उपसर्ग है, अब आपको बताना है हम सकल में उपसर्ग तो है, ये आपको प्रश्न में ही बता दिया, लेकिन उपसर्ग कौन सा है, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है या फिर संस्कृत है। अब देखेंगे अब बच्चे क्या करते हैं, हम तो यार हिंदी वाला शब्द है, हम मतलब एक, मैं अकेला रहता हूँ तो मैं, और बहुत सारे रहते हैं तो हम। लेकिन दोस्तों बात करें हम उपसर्ग के बारे में, तो हम उपसर्ग आपको याद रखना है, हम उपसर्ग किसका होता है, आपके उर्दू उपसर्ग होता है, ठीक है। हम सफ़र, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, हम सफ़र,
हम सकल, ठीक है। तो इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपके उर्दू उपसर्ग लगा हुआ है, हिंदी उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? अरे दो ऑप्शन आपके सेम छप गए। चलिए पहला आपको दूसरा भी प्रति और फिर प्रति। देखिए चलिए याद रखना है दोस्तों, प्रत्येक में ये वाला प्रति है, ठीक है, छोटा प्रति बड़ा प्रति नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जिसके अंदर प्रत्यय नहीं है। पहला है दुस्साहस, दूसरा है धैर्यवान, तीसरा है पुत्रवत और चौथा ऑप्शन आपके सामने है पत्रकार। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, पत्रकार, पत्र आगे है, कार पीछे है, कार तो प्रत्यय है। पुत्रवत, पुत्र मूल शब्द है, पीछे प्रत्यय लगा हुआ है। धैर्य के पीछे वान लगा हुआ है, धैर्य मूल शब्द है, वान पीछे लगा हुआ है। दुस्साहस, इसमें जो मूल शब्द है वो है साहस और आगे दुस लगा हुआ है, मतलब प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ है? आपके उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? अब इसमें बताना है आपको प्रत्यय युक्त कौन सा है। निवास, सजावट, अन्वेषण या फिर संकल्प। जी दोस्तों, प्रत्यय युक्त है तो निवास है ना, तो निवास में तो प्रत्यय है नहीं, लेकिन दोस्तों सजावट जो है इसके अंदर आप देखेंगे सजना प्लस आवट, आवट प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। आपको बताना है ग्रामीण, मतहीन, कुलीन और नवीन, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इन प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको देखना है हीन प्रत्यय लगा हुआ है मतिहीन के अंदर। क्या लगा हुआ है दोस्तों? हीन प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि ईन प्रत्यय है, ठीक है। मूल शब्द है मति, उसके पीछे जो शब्द लगा हुआ है वो है हीन। अब यहाँ देखेंगे ग्राम, ग्राम के पीछे ईन लग गया तो ग्रामीण बनता है। आप सोचेंगे कि इन लग रहा है तो ईन कैसे आ रहा है लब, जबकि आपको ग्रामीण इसी तरीके से बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राम प्लस इन ग्रामीण बनता है, लेकिन अपन उसको जो बोलते हैं तो वो ग्रामीण ही बोलते हैं, ग्रामीण बनता है। कुल प्लस इन, नव प्लस इन, ठीक है। इन सब में इन प्रत्यय है, जबकि मति प्लस हीन, इसमें हीन प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब देखते ही ग्रामीण देखते हैं, यूँ सोचते हैं पीछे न है, यहाँ पे न है तो ग्रामीण ही होगा और अ को टिक करके आ जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, जबकि आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों आपके लिए लाए जा रहे हैं, तो वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आन प्रत्यय नहीं है। गुमान, उठान, लगान या फिर उड़ान। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसमें ऐसा शब्द है उठान के अंदर आन प्रत्यय है, लगान में है, उड़ान में है, जबकि गुमान में नहीं है, ठीक है। चलिए क्योंकि उसमें प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यादगार, सभागार, मददगार, गुनाहगार। जी दोस्तों चलिए बात करें इसके सही उत्तर की तो गुनहगार, मददगार और यादगार, इन सब में गार प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि सभागार में गार प्रत्यय नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। जी दोस्तों संधि के आपको प्रश्न देखने को मिले, इसके अलावा शब्द शुद्धि के देखने को मिले, कारक के प्रश्न आपको देखने को मिले, उपसर्ग प्रत्यय के अपन प्रश्न कर रहे हैं। सभी टॉपिकों के आपके प्रश्न इस मॉडल पेपर में आपके लिए लाए गए हैं, तो अंत तक आपको बने रहना है। चलिए दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है दोस्तों, सॉरी दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। दु, दुर, वी या फिर अव। दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग लगे हुए हैं दोस्तों, याद रखना है वो कौन कौन से हैं। दुर है, वी है और अव है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात करें इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है, क्योंकि देखो दुर, फिर जो शब्द बचेगा वो व्यवहार बचेगा, व्यवहार में वी उपसर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसके अंदर दो उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ये तीनों उपसर्ग इसके अंदर उपस्थित है।
अगला शब्द है आपका निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कुटिल, स्वच्छ, औपचारिक और आश्वासन। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है दोस्तों? चलिए, आश्वासन, औपचारिक, स्वच्छ, इन तीनों शब्दों में आपके उपसर्ग है। कुटिल जो है वो आपके उपसर्ग रहित शब्द बनने वाला है, क्योंकि कुटिल जो शब्द है वो मूल शब्द रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, नया टॉपिक, नए प्रश्न, अच्छे से आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? व्याज निंदा। आपको असंगत बताना है ना, गलत बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न में अपन को 3 सीखने को मिलेंगे, है ना। एक गलत है, 3 तो सही है, 3 तो सीखने को मिलेगा। अब देखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको अपन क्या कहते हैं? उत्तमन। जबकि ये अपन पढ़ चुके हैं, जब अपन ने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा था ना, तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको अपन क्या कहते हैं, वो आपको उस क्लास में अगर याद है तो आपको कमेंट करके बताना है। यही इसमें असंगत है, बाकी इसमें आपको तीनों को पढ़ लेना है। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तीनों बिल्कुल सही है। चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो सार्थक नहीं है? इसमें भी आपको कितने शब्द सीखने को मिलेंगे? 3 नए शब्द सीखने को मिलेंगे। जहाँ कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न, बिल्कुल सही है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, जिससे जीतना आसान हो उसको दुर्जय कहते हैं? नहीं दोस्तों, उल्टा दिया हुआ है इसमें, तो यही तो असंगत है। बाकी देखा जाए तो जो आसानी से नहीं दिखे उसको दुर्लक्ष्य कहते हैं, और जो ज़्यादा दीर्घ ना हो उसे नति दीर्घ कहते हैं, या फिर लघु कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा दीर्घ ना हो सूक्ष्म कहते हैं, अल्पकालीन कहते हैं। इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए सूक्ष्मकालीन नहीं, अल्पकालीन बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मक्खी चूस, मितई, मितभोजी, या फिर मितव्ययी। चलिए, हालांकि मुहावरों में या फिर उसको चिढ़ाने के लिए तो मक्खी चूस ही कहते हैं। जो कंजूस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कंजूस जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? जो कम खर्च करता है उसको अपन मक्खी चूस कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही शब्द बनता है वो बनता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अपनी दशा, बुराई या फिर दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाग रखने वाले सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? घृणा, व्रीडा, गलानी, या फिर जुगुप्सा। एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द आपके लिए बताना है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लानि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए आपको सार्थक शब्द बताना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतार्थ, या फिर कुलंगार। जी दोस्तों, किए हुए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? तो याद रखना आपको, उसको कहते हैं अपन कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। ये जो है आपकी पीटीटी परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा दोस्तों। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। ठीक है, ये तीनों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला आपको दे रखा है दोस्तों, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जो लड़का गाता है वह आ रहा है। यह आम कच्चा है इसलिए खट्टा है। बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। इसमें आपको बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। जी दोस्तों, याद रखना है, इसमें दिए गए ऑप्शन में जो मिश्र वाक्य है वो है, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। और नहीं पूछा है तो नहीं वाला उदाहरण आपका रहेगा बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं, है ना। ये जो है ये आपका एक सरल वाक्य रहने वाला है, जबकि ये जो तीनों हैं वो आपके मिश्र वाक्य के उदाहरण है। चलिए, संयुक्त वाक्य कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य में आपको बता रखा है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सरल वाक्य है दोस्तों, संयुक्त वाक्य नहीं है ये। अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला जो है वो पढ़ रही है, ऑप्शन सी है दोस्तों। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है, इसमें आपको संयुक्त वाक्य पूछा है तो ये रहने वाला है आपका, अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 6, 3 और 5। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं?
जी दोस्तों, याद रखना है वाक्य की रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अगला है आपका, बर्फ बढ़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, सरल या फिर जटिल? चलिए, याद रखना है दोस्तों, संयुक्त नहीं है, इसमें आपके सरल वाक्य रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, इसमें से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? भारत एक महान देश है। आज्ञार्थक नाम से ही पता चल रहा है, आज्ञा देने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, इसमें कोई आज्ञा दे रही है? नहीं। उसने सबको आमंत्रित किया होगा? नहीं। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। आज्ञा किस में दी जा रही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए, लिंग संबंधी प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। गुणवती, डिब्बा, नेत्री और युवा। चलिए, याद रखना है दोस्तों, डिब्बा जो है वो तो क्या होता है? स्त्रीलिंग थोड़ी होता है ना। डिब्बा तो कैसा होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपको, स्त्रीलिंग नहीं है चंदन, चपला, चमक, चट्टान। जी दोस्तों, याद रखना है, चंदन जो शब्द है ना, ये आपके कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, पा लगाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? पा लगाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं? अधिकतर क्या होता है दोस्तों, कई बार प्रत्यय लगा दिया जाता है पा, ठीक है। और वो जो शब्द बनते हैं वो अधिकतर किस प्रकार के बनते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, वो बनते हैं आपके पुल्लिंग शब्द। कैसे बनते हैं? पुल्लिंग शब्द बनते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, एकांकी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी, द्वंद्व या फिर द्विगु? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एकांकी का अर्थ क्या होता है? एक अंकी, आगे क्या दे रखी? गिनती देती है, तो कौन सा समास होता है? आपके द्विगु समास रहता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगाधर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्विगु? 4 ऑप्शन जल्दी से बताना है दोस्तों कमेंट करके। चलिए, याद रखना है दोस्तों, गंगाधर जो है उसमें आपके बहुब्रीहि समास रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान तत्पुरुष, देखिए, कारक के लिए आप कारक की अगर टेबल याद करते हो तो कारक के साथ साथ आपको तत्पुरुष समास भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो कारक की विभक्ति क्या थी? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, मतलब अलग होने का अर्थ आएगा, है ना। तो सेवा निवृत्त, श्रमजीवी, जनहित या फिर ग्रामोत्थान। ग्राम का उत्थान नहीं बन रहा, जनहित, जन के लिए हित, यहाँ भी अलग होने का सेंस नहीं आ रहा, श्रमजीवी, यहाँ भी अलग होने का सेंस नहीं आ रहा, लेकिन सेवा से निवृत्त, मतलब सेवा से आप निवृत्त हो रहे हो, रिटायरमेंट हो रहे हो, अलग हो रहे हो, तो यहाँ पर ही क्या रहने वाला है? आपके अपादान तत्पुरुष रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, दिन भर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव? चलिए जी दोस्तों, याद रखना है, दिन भर में आपके अव्ययी भाव समास रहने वाला है। अवयव, पहला जो पद रहता है इसमें अवयव रहता है। अवयव वे पद होते हैं जो लिंग कारक वचन लिंग वचन और जो आपके किसी भी आधार पर बदलते नहीं है। लिंग वचन काल के आधार पर जो नहीं बदले उसको क्या कहते हैं? अपन अव्ययी भाव समास अवयव कहते हैं। और अवयव जो पहला शब्द होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में पहला पद आपको विशेषण मिलेगा, दूसरा पद विशेष्य मिलेगा, और द्विगु में आपको पहला शब्द आपको गिनती देखने को मिलेगी। चलिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? भरपेट, सज्जन, अनुसार या फिर प्रतिदिन? प्रति और यथा, ये दो शब्द तो आप याद कर लीजिए। प्रति और यथा, ये दो शब्दों से जो भी आपका शब्द देखने को मिलता है वो आपके पक्का अव्ययी भाव समास रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए तो भरपेट, अनुसार, है ना, यथा का अर्थ ही होता है अनुसार, ठीक है। तो बात करें दोस्तों सज्जन की, तो ये आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। चलिए, अगला है दोस्तों मणि और मनी, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या इसका अर्थ रहने वाला है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, याद रखना है ये जो मणि होती है ना पहली वाली, इसको अपन रत्न कहते हैं। वो अपन जो मणि अपने कई बार कहते हैं कि सांप के पास मणि होती है वगैरह, ऐसा अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो छोटी मात्रा वाला मणि है उसको अपन रत्न बोलते हैं, और बड़ी मात्रा वाला मणि है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्प बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, और उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो पहले आपको इस क्लास में इस प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। सुरभि और सुरभि, ठीक है, इसमें आपको बताना है इनका अर्थ क्या रहने वाला है। गंध गाय, पतंगा रात्रि, दूध बकरी या फिर मुकुट मूंगा। चलिए याद रखना है दोस्तों, सुरभि और सुरभि, इसमें जो छोटी मात्रा है तो इसका अर्थ होता है सुरभि। क्या होता है, सुरभि। और जबकि बड़ी मात्रा होती है तो छोटी मात्रा सुरभि होती है तो इसका अर्थ होता है गंध, और बड़ी मात्रा वाला सुरभि होता है तो अपन क्या कहते हैं उसको, गाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है, और क्लास पसंद आई है तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज आपको क्लास कैसी लगी है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको ज़रूर दबानी है, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, है ना। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी जो है पीटीटी में बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए दोस्तों, है ना। और क्या करना है दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है, तो क्या करना है, पुराने जितने भी वीडियो है, जो भी मॉडल पेपर की क्लास आपकी मिस हुई है ना, तो उनको क्या करना है, 1.5-2 गुना स्पीड करके फटाफट देख लो 1-2 बार। क्या हो जाएगा, सभी का रिवीजन हो जाएगा। और हिंदी आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा स्कोर करवा सकती है। 150 नंबर की हिंदी आएगी, है ना। आप आसानी से अगर सही तरीके से भी पढ़ के जाएंगे ना तो 130 से तो ऊपर लेके आ जाएंगे। और जबकि अपना लक्ष्य लगभग 140 के ऊपर रहना चाहिए हिंदी में, है ना, क्योंकि हिंदी है ही ऐसी सब्जेक्ट, अपनी मातृभाषा है, अपन बचपन से बोल रहे हैं, इसमें अपन को गलती नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।